नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड LT 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। इससे पहले भारत में कोई भी शिक्षा नीति नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद जो पहली शिक्षा नीति बनी वो कब बनी थी? 1968 में बनी थी। इसके बाद भारत में दो और शिक्षा नीति बनी है यानी एजुकेशन पॉलिसी बनी है, जो कब कब बनी है? 1986 और 2020 में, यानी 3 शिक्षा नीतियाँ बनी हैं अभी तक। जो पहली है वो 1968 में, उसके बाद 1986 में और उसके बाद 2020 में। जो वर्तमान में अभी लागू है वह शिक्षा नीति कौन सी है? NEP 2020। तो अब हम देखते हैं कि शिक्षा नीति 1968 है वो भारत में किस प्रकार आई। भारत में पहली बार जो NEP की घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 24 जुलाई 1968 में की गई थी। यानी जो NEP 1968 है वो भारत में कब आई? 24 जुलाई 1968 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में आई थी। उसके बाद जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट और सिफारिशों पर आधारित है। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है पूर्णतः किस पर आधारित है? कोठारी आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों पर आधारित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जिसमें एक मौलिक पुनर्गठन का आह्वान किया गया। यानी इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें शिक्षा के मूल से ही क्या है, पुनर्गठन का आह्वान किया गया। मतलब कहा गया कि जो शिक्षा है उसको मूल रूप से क्या करना चाहिए, पुनर्निर्माण इसका किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय एकीकरण और अधिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए समान शैक्षिक अवसरों का प्रस्ताव। यानी राष्ट्र के यानी देश के पूरे एकीकरण और अधिक सांस्कृतिक यानी आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करने के लिए, यानी संस्कृति के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में क्या है, विकास को प्राप्त करने के लिए समान शैक्षिक अवसरों का प्रस्ताव। यानी पूरे देश में क्या होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर होने चाहिए, ये कहा गया था NEP 1968 में। ठीक है, आगे है शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण और योग्यता का आह्वान। यानी शिक्षकों के लिए क्या होना चाहिए, जो NEP क्या है 1968 में बात की गई कि जो 6 से 14 वर्ष के जो छात्र हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्या क्या है, शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण और योग्यता का आह्वान। यानी उनको क्या दिया जाना चाहिए, विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनकी योग्यता के आधार पर यह प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक, आगे है कि इसमें क्या है, 17 कार्यक्रम सम्मिलित हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यानी जो छात्र हैं उनके लिए क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के छात्र हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। जो शिक्षा है वह निःशुल्क होनी चाहिए और सभी के लिए क्या होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। आगे अवरोध एवं अपव्यय की समस्या को खत्म करने हेतु, यानी जो भी शिक्षा के क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्व हैं या अपव्यय हैं उन्हें क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि क्या है कि कोई छात्र जो विद्यालय में क्या है, नामांकन कराने के बाद स्कूल नहीं जाता था, यानी वो कुछ दिनों स्कूल जाएगा फिर स्कूल से गायब हो जाएगा, यानी काम में ज़्यादा उस टाइम क्या है रुचि रहती थी छात्रों की। तो इन सब जो अवरोध है उनको ख़त्म करने के लिए क्या है, समाधान देना। ठीक, आगे है शैक्षिक संरचना के बारे में उन्होंने बताया कि जो शैक्षिक संरचना है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, 10+2+3 पर आधारित होनी चाहिए। जो ये शैक्षिक संरचना है ये 2020 से पहले तक क्या है, लागू थी, जिसे हमने और आपने सबने इसी शैक्षिक संरचना के आधार पर जो शिक्षा प्राप्त की है, यानी 10, 2 और 3 के आधार पर, जिसमें 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा और 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और 3 वर्ष का डिग्री कोर्स होना चाहिए। सामान्य शिक्षा यानी 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा से क्या मतलब है कि जो 10 वर्ष की जो शिक्षा होगी वो सभी छात्र छात्राओं के लिए क्या होगी, समान होगी। यानी उसमें कोई भी क्या है अपनी रुचि के अनुसार विशेष विषय को क्या है नहीं चुन सकता है। जैसे 10 साल तक अगर 10th तक क्या है सभी छात्रों को साइंस भी पढ़नी होती है, मैथ भी पढ़नी होती है, हिस्ट्री भी पढ़नी होती है, तो सभी को क्या है समान शिक्षा दी जाए और सामान्य शिक्षा दी जाए। उसके बाद क्या है 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, यानी 2 वर्ष में क्या हो जाना चाहिए, फिर कुछ विशेष शिक्षा होती है। जैसे कि अगर किसी विशेष विषय में किसी बालक को रुचि है तो वह उस विषय को चुन सकता है। और 3 वर्ष का डिग्री कोर्स यानी ग्रेजुएशन लेवल की जो शिक्षा है वो 3 वर्ष की होनी चाहिए।
उसके बाद भाषाओं के विकास के बारे में क्या बताया ये हम देखेंगे। ठीक, तो उसमें बताया कि शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु शैक्षिक भाषाओं का विकास। तो जो शिक्षा के आधार पर संस्कृति के विकास हेतु सांस्कृतिक विकास हेतु क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। क्षेत्रीय भाषा जैसे कि भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो जो शिक्षा के आधार पर अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो जो उस क्षेत्र की क्या है संस्कृति है उसका भी विकास होगा। यानी इसलिए क्या बोला गया कि शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास। ठीक, आगे विद्यालय के साथ साथ विश्वविद्यालय स्तर पर भी शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा में रखा जाना चाहिए। यानी जैसा कि कोठारी आयोग में भी बताया गया, क्योंकि जो NEP 1968 है ये कोठारी आयोग पर ही आधारित है, तो वहाँ भी बताया गया है कि जो ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा है उसे किस आधार पर दिया जाना चाहिए, उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में दिया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो छात्र है वह शिक्षा लेने पे सरलता महसूस करेगा। तो विद्यालय के साथ साथ विश्वविद्यालय स्तर पर भी क्या है शिक्षा का माध्यम क्या हो, क्षेत्रीय भाषा में रखा जाना चाहिए। आगे है माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारें त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करेंगी। यानी त्रिभाषा सूत्र क्या होता है कि जो छात्र है उसको सर्वप्रथम क्या दिया जाना चाहिए, उसकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके बाद हिंदी भाषा में, और उसके बाद क्या होना चाहिए किसी विदेशी भाषा का प्रयोग उसको क्या है शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर जो राज्य सरकार है उनके द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे है कि हिंदी भाषा के विकास का प्रयास। यानी जो भाषाओं के क्षेत्र में हिंदी भाषा का क्या किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए, उसको किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, इसके क्या किए गए, प्रयास किए गए। आगे है कि विद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत भाषा का विकास। यानी जो विश्वविद्यालय और विद्यालय हैं वहाँ पर भी क्या होना चाहिए, जो संस्कृत भाषा का विकास है यानी प्रचार प्रसार है वो किया जाना चाहिए, संस्कृत भाषा की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ये कहा गया है NEP 1968 में ये कहा गया था। आगे है कि अध्यापकों के स्तर में उन्नति। यानी अध्यापकों का क्या स्तर होना चाहिए, इस बारे में अध्यापकों की सेवा शर्तों और वेतन क्रम उनकी योग्यता तथा दायित्व के अनुसार होने चाहिए। यानी जो भी अध्यापक का वेतन क्रम होना चाहिए और जो भी उसको सेवा शर्तें प्राप्त हों वो किस आधार पर हों, उसकी योग्यता और उसे किस प्रकार के दायित्व सौंपे गए हैं इसके आधार पर क्या होना चाहिए, उसका वेतन क्रम और सेवा शर्तें निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है।